हेलो एवरीवन। तो हमने डेटाबेस में क्लोजर निकालना, कीज़ के बारे में, व्हाट इज़ डेटाबेस, फंक्शनल डिपेंडेंसीज क्या है। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन की डेफिनेशन देखने से पहले हम ये देखते हैं कि क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है, क्या दिक्कत है अननॉर्मलाइज डेटाबेस के साथ, क्यों हमें नॉर्मलाइजेशन लगाना पड़ता है। तो दिक्कत कहाँ है? दिक्कत है किसके साथ? दिक्कत है, प्रॉब्लम है विथ अननॉर्मलाइज डेटाबेस के साथ। ठीक है, पहले हम समझेंगे अननॉर्मलाइज डेटाबेस कैसे है, अपडेशन एनॉमली क्या होती है, डिलीशन एनॉमली क्या होती है, फिर हम नॉर्मलाइजेशन की डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आता है, अगर मान लो मेरे पास कोई टेबल है, फॉर एग्जांपल इसमें रोल नंबर है, नेम है, मार्क्स है और एक फ़ोन नंबर का कॉलम है। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं हम? एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। ठीक है, या फिर कॉलम नेम बोलते हैं। और जो रोज़ होंगे उनको रोज़ या फिर टपल बोलते हैं। तो मान लेते हैं रोल नंबर 1 था जिसका नेम कुछ एक्स था, मार्क्स 10 थे, फ़ोन नंबर ये था कुछ 2 था, वाई था, 20 मार्क्स थे, ये उसका कुछ नंबर था। अब एक चीज़ बताओ, क्या इस टेबल में ऐसा कोई कॉलम है जिसके मल्टीपल वैल्यूज़ एग्जिस्ट कर सकती हैं? किसी इंसान का नेम तो एक ही होगा, ठीक है, और मार्क्स अगर हम टोटल मार्क्स की बात करें तो उसका मार्क्स भी एक ही होगा, लेकिन फ़ोन नंबर उस बंदे के मल्टीपल हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम फिर से इसकी एंट्री करते हैं, 1 एक्स, मार्क्स 10 थे, फ़ोन नंबर ये है, तो यहाँ पर क्या हुआ, एक ही डेटा 2 बार रिपीट हो गया। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉब्लम आई? फ़ोन नंबर की वजह से कौन सी प्रॉब्लम आई? डेटा रिडंडेंसी की प्रॉब्लम आई। किसकी प्रॉब्लम आई? डेटा डेटा रिडंडेंसी की प्रॉब्लम क्यों आई? फ़ोन नंबर की वजह से आई। ठीक है, तो पहली प्रॉब्लम क्या जनरेट हुई? डेटा रिडंडेंसी। अगर हम एक ही टेबल में सारा डेटा डाल रहे हैं, अननॉर्मलाइज्ड है ये डेटाबेस, तो क्या होगा कि एक ही रोल नंबर के करस्पॉन्डिंग 2 डेटा आ गए। ठीक है, 2 रोज क्रिएटेड हो गई, तो ये डेटा रिडंडेंसी की प्रॉब्लम है। अब कल को मान लो तो मैं ये अपडेट करने जाता हूँ, ठीक है, तो अब मैं रोल नंबर 1 सर्च मारूंगा या फिर किसी के नंबर से अगर सर्च मार लिया तो यहाँ तो अपडेट हो जाएगा, यहाँ अपडेट नहीं होगा। ठीक है, तो अब 3 प्रॉब्लम इससे और जनरेट हुई। कौन कौन सी? पहला होती है इंसर्शन, इंसर्शन एनॉमलीज। ठीक है, ये प्रॉब्लम क्या थी? एक और एग्जांपल अगर हम लें, इससे तो ये समझ में आ गया कि इसमें डेटा रिडंडेंसी की प्रॉब्लम थी। इंसर्शन एनॉमली के लिए अगर हम एक और प्रॉब्लम लें, फॉर एग्जांपल एक हमारे पास टेबल है जिसमें कोर्स नंबर है, ठीक है, कोर्स नंबर है, सब्जेक्ट नेम है, रूम नंबर है, और मान लेते हैं रूम साइज है। ठीक है, अब एक कोर्स के करस्पॉन्डिंग मान लेते हैं DBMS चल रहा था, रूम नंबर 101 में चल रहा था, 200 स्क्वायर फीट मान लेते हैं इसकी साइज थी। दूसरे में DS चल रहा था, इसका रूम नंबर 105 था, 102 था, और इसकी साइज 500 स्क्वायर फीट थी। ठीक है, तीसरा मान लेते हैं CN चल रहा था,
103 रूम नंबर था और इसकी भी 200 स्क्वायर फीट। ठीक है, ऐसा कुछ आपके पास डेटा था। ठीक है, अब इंसर्शन एनॉमली की दिक्कत कहाँ आई? मैं चाहता हूँ, मैंने एक मतलब हमारे पास 3 रूम पहले से बने हुए थे, एक नया रूम हमने बनाया 105, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि सी नंबर क्या है हमारा, की है। ठीक है, तो विदाउट कोर्स असाइन किए क्या हम यहाँ पे नंबर मतलब ये डाल सकते हैं रूम नंबर, लेकिन हमें तो डालना है 105, क्योंकि अगर हम रूम नहीं डालेंगे तो रूम हमें कैसे पता चलेगा कौन सा रूम हमारे पास फ्री है या क्या है। तो यहाँ पर दिक्कत थी कि अगर हमने कोर्स असाइन नहीं किया तो हम कभी भी रूम नंबर नहीं डाल पाएंगे। तो ये किसकी प्रॉब्लम हुई? ये इंसर्शन की प्रॉब्लम हुई। अगर हम इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन लिखें तो क्या लिखेंगे? एन इंसर्शन एनॉमली अकर व्हेन सर्टेन एट्रीब्यूट, या फिर इसको कॉलम भी बोलते हैं, कॉलम कैन बी इंसर्टेड into the database without the presence of other attribute। ठीक है, तो यही तो हमने कहा कि हमें डालना था रूम नंबर, लेकिन हमारे पास अदर एट्रीब्यूट तो थे नहीं, हमने डिसाइड ही नहीं किया था हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, हमारी कोर्स आईडी क्या होगी, या फिर हमारी रूम की साइज़ कितनी है। साइज़ भी चलो पता है हमें, लेकिन हमने ये डिसाइड नहीं किया हमारा सब्जेक्ट नेम क्या होगा और कौन सा सब्जेक्ट यहाँ पे असाइन होगा। तो ये प्रॉब्लम क्या हुई कि हम नया रूम नहीं डाल पा रहे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये इंसर्शन एनॉमली की दिक्कत हुई। तो इसको कहीं ना कहीं हमें ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम सारी एनॉमली देख लेते हैं। उसके बाद कौन सी होती है? एक होती है डिलीशन एनॉमली। ठीक है, अब डिलीशन एनॉमली में क्या होगा? ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने कहा कि हमें 1 वाला डेटा डिलीट करना है, पहली रो। तो अगर हम इसको डिलीट करते हैं तो हमारा 101 रूम नंबर कहीं और आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। तो हमारे पास क्या डेटा लॉस्ट हो जाएगा? रूम नंबर का डेटा लॉस हो जाएगा। अब अगर हमें कोई टेबल ये देखता है, उसको 101 मिलेगा ही नहीं रूम नंबर, तो वो सोचेगा 101 तो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो बाकी टेबल में वो 101 कभी यूज़ ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो डिलीशन में ये प्रॉब्लम थी कि अगर हम एक रो को डिलीट करते हैं तो हो सकता है कोई ऐसा डेटा डिलीट हो जाए जो उस टेबल पे यूनिक रहा हो, रूम नंबर जैसे 101 यहीं पर एग्जिस्ट कर रहा है इस टाइम। ठीक है, तो ये भी डिलीट हो जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा तो इसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। तो दूसरी प्रॉब्लम क्या थी इस टेबल में? डिलीशन एनॉमली की प्रॉब्लम थी। ठीक है, तो डिलीशन एनॉमली क्या होगा? डिलीशन एनॉमली एग्जिस्ट व्हेन अ सर्टेन एट्रीब्यूट्स कैन बी लॉस्ट ड्यू टू डिलीशन ऑफ अदर एट्रीब्यूट्स। मैंने अगर फर्स्ट रो डिलीट की, उसकी वजह से 101 का डेटा लॉस हो गया, मेरे पास ये रूम लॉस हो गया। तो ये दूसरी प्रॉब्लम थी डिलीशन एनॉमली की। ठीक है, अननॉर्मलाइज्ड डेटाबेस में। तीसरी प्रॉब्लम और देखें तो एक होता है अपडेशन एनॉमली। अपडेशन एनॉमली में क्या होगा? फॉर एग्जांपल मेरे पास एक और डेटा था 4, ठीक है, और इसमें रूम नंबर 101 ही था, और यहाँ पे कोर्स चल रहा था C++ का। ठीक है, इसकी साइज़ कितनी रहेगी? 200 स्क्वायर फीट। लेकिन क्या किया गया कि किसी और रूम को जोड़ के 101 में स्टूडेंट बढ़ गए थे, तो इसकी वजह से हमें इसकी साइज़ बढ़ानी पड़ी। तो हमने साइज़ बढ़ाई, लेकिन हमने क्या किया गलती कि हम सिर्फ 1 पे गए, सर्च किया और इसको अपडेट कर दिया। कितना कर दिया? 400 स्क्वायर फीट।
अब एक जगह ये साइज 101 की बता रहा है 200 स्क्वायर फीट और एक जगह बता रहा है 400 स्क्वायर फीट, तो ये क्या हो गया, डेटा मिसमैच नहीं हो गया? इस रूम की साइज, एक ही रूम की दो साइज कैसे पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो यही हो गया अपडेशन एनोमली। When repeat data present and update the data in only some particular location, ठीक है, नॉट ऑल। तो यहाँ पे क्या दिक्कत आ जाएगी, अपडेशन एनोमली की दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। तो अननॉर्मलाइज्ड डेटाबेस के साथ क्या दिक्कतें थी? पहली तो डेटा रिडंडेंसी की प्रॉब्लम थी, ठीक है। कैसे आ रही थी? हमें एक ही बच्चे का फ़ोन नंबर स्टोर करना था, लेकिन एसक्यूएल में क्या होता है, एक सेल सिर्फ सिंगल डेटा होल्ड कर सकता है, मल्टीपल डेटा होल्ड नहीं कर सकता। तो इसकी वजह से हमने क्या किया, रोल नंबर के हमने और कॉपीज़ बनाई, रिडंडेंट किया उस चीज़ को, और नंबर सेव करने के लिए। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ गई, डेटा रिडंडेंसी की प्रॉब्लम आ गई। इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता था कि हम इसमें इतने डेटा को अलग कर देते, तो 1 के करस्पॉन्डिंग ये हो जाता, 2 के करस्पॉन्डिंग ये हो जाता, देन इन दोनों को जोड़ के एक की का एट्रीब्यूट बना लेते, मतलब रोल नंबर और फ़ोन नंबर कंपोजिट की तरह। हमने कल प्राइमरी की और कंपोजिट की का कॉम्बिनेशन पढ़ा था। अगर रोल नंबर और फ़ोन नंबर दोनों मिला के की बन रहे हैं तो क्या बोलते थे हम उनको, कंपोजिट की बोलने लगते। तो इन दोनों से हम की बना लेते, ठीक है। तो इसको हम रिड्यूस कर सकते थे। फिर दूसरी प्रॉब्लम कौन सी आई, इंसर्शन एनोमली की आई, कि क्या दिक्कत आती है इंसर्शन एनोमली में, ठीक है। फिर हमने डिलीशन एनोमली देखा और अपडेशन एनोमली देखा। ये 3 प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती हैं अननॉर्मलाइज्ड डेटाबेस में, ठीक है। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती थी। तो इसमें से यार 3 प्रॉब्लम तो हम पूरी तरीके से नॉर्मलाइजेशन लगा के हटा सकते थे। कौन कौन सी? पहली, अगर मैं इसको क्लियर, पहली कौन सी प्रॉब्लम हम कंप्लीटली रिमूव कर सकते हैं, तो इंसर्शन एनोमली को हम कंप्लीटली रिमूव कर सकते हैं। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में जाते जाते ये तीनों प्रॉब्लम खत्म हो जाती हैं, ठीक है। कौन कौन सी? इंसर्शन एनोमली, डिलीशन एनोमली और अपडेशन एनोमली, ये तीनों पूरी तरीके से रिमूव हो जाती है। लेकिन एक प्रॉब्लम रह जाती है डेटा रिडंडेंसी की। अब डेटा रिडंडेंसी 2 वजह से बनती है। किस किस वजह से? एक बनती है फंक्शनल डिपेंडेंसी की वजह से और दूसरी बनती है मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी की वजह से, ठीक है। हम फंक्शनल डिपेंडेंसी वाली तो प्रॉपर रिमूव कर लेते हैं, लेकिन हम एमवीडी वाली नहीं कर पाते, मल्टी वैल्यू फंक्शनल डिपेंडेंसी को, ठीक है। तो हम देखेंगे एफडीज को हमने देख चुके हैं, मल्टी वैल्यूड फंक्शनल डिपेंडेंसी भी देखेंगे क्या होती है, ठीक है। तो ये याद रखना, अगर कोई आपसे पूछता है आप कितनी प्रॉब्लम कंप्लीटली रिमूव कर पाते हो, किसी इंटरव्यू में पूछ लिया या फिर कहीं भी पूछ लिया, तो कौन कौन सी प्रॉब्लम रिमूव कर पाते हो? इंसर्शन एनोमली की, डिलीशन एनोमली की और अपडेशन एनोमली की। लेकिन कौन सी नहीं कर पाते? कितने भी नॉर्मल फॉर्म लगा लो आप ये नहीं कर पाओगे। डेटा रिडंडेंसी की प्रॉब्लम कंप्लीटली रिमूव नहीं की जा सकती, ठीक है। कंप्लीटली, ठीक है। तो अब इन सब से अगर हम नॉर्मलाइजेशन की डिफिनेशन लिखने की कोशिश करें तो क्या होगी, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन की अगर हम नॉर्मल डिफिनेशन लिखें, व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन, तो नॉर्मलाइजेशन क्या है? नॉर्मलाइजेशन इज यूज्ड टू
नॉर्मलाइजेशन की ये डेफिनेशन क्या थी, ये जो मैंने आपको जितना पढ़ा है ना वही सब लिखा हुआ है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन मतलब ही होता है कि आपको इंसर्शन एनॉमली, डिलीशन एनॉमली, अपडेशन एनॉमली, डेटा रिडंडेंसी, डेटा इंटीग्रिटी, इन सबको मिलाकर सब कुछ हटाना होता है आपको, कि आप कितना उस टेबल को कंसिस्टेंट, मतलब इतना फ्रूटफुल बनाओ कि आपका डेटा कभी भी ऐसा ना हो कि कॉन्फ्लिक्ट करे, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, नॉर्मलाइजेशन इज यूज्ड टू मिनिमाइज द रिडंडेंसी, रिडंडेंसी को मिनिमाइज करने के लिए, क्योंकि हम रिडंडेंसी को कंप्लीटली रिमूव नहीं कर सकते, इसलिए हम मिनिमाइज शब्द का यूज करते हैं। फॉर अ रिलेशन, आवर सेट ऑफ रिलेशन, एक सेट ऑफ रिलेशन से छोटे छोटे रिलेशंस में उनको ब्रेक किया जाता है ताकि बेटर रीडेबल हो वो चीज़ें, ठीक है। एंड इट इज़ ऑल्सो यूज टू एलिमिनेट द प्रॉब्लम ऑफ इंसर्शन, डिलीशन एंड अपडेशन एनॉमली, क्योंकि हम इनको पूरा रिमूव कर पाते हैं इसलिए हमने यहाँ मिनिमाइज वर्ड का यूज़ नहीं किया है। तो ये प्रॉपर डेफिनेशन हुई किसकी, नॉर्मलाइजेशन की, ठीक है। अब हम नॉर्मलाइजेशन में एक एक फॉर्म की बात करते हैं। 1NF क्या होता है, 2NF क्या होता है, 3NF क्या होता है, BCNF क्या होता है, 4NF क्या होता है, ठीक है। आपके सिलेबस में 4NF तक ही, मैक्सिमम 3NF तक ही पूछता है या फिर BCNF तक पूछता है। 4NF भी लेकिन हम देखेंगे क्योंकि हम मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब नॉर्मल फॉर्म स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ देखो, देखो हम BCNF तक की बात कर रहे हैं। अगर कोई BCNF है, ठीक है, अगर कोई 1NF है तो क्या वो 2NF होगा? नहीं होगा। क्या इस सर्कल के अंदर आया? नहीं आया। तो ये एक बेसिक सा फिगर है कि अगर कोई 1NF में एग्जिस्ट करता है तो वो 2NF में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर कोई 2NF में एग्जिस्ट करता है तो वो गारंटीड है किस में होगा? 1NF में होगा। इसी तरह अगर कोई 3NF में एग्जिस्ट करता है तो वो गारंटीड किस में होगा? 2NF और 1NF में होगा। इसी तरह अगर कोई BCNF में एग्जिस्ट करता है तो गारंटीड है वो 3NF भी फॉलो कर रहा होगा, 2NF भी फॉलो कर रहा होगा और 1NF भी फॉलो कर रहा होगा, ठीक है। एक चीज़ और देखते हैं, तो हमें कौन कौन से पढ़ने हैं? 1NF पढ़ना है, 2NF पढ़ना है, 3NF पढ़ना है और BCNF पढ़ना है। ये चार तो हमारे लिए मैंडेटरी है पढ़ना, ठीक है। इसके अलावा एक और हम देखेंगे 4NF। तो एक चीज़ याद रखना, 1NF में क्या प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट कर रही होंगी, ठीक है। तो 1NF में हमेशा कौन कौन सी प्रॉब्लम एग्जिस्ट करेगी? इंसर्शन एनॉमली, डिलीशन एनॉमली, अपडेशन एनॉमली और डेटा रिडंडेंसी। ये चारों प्रॉब्लम एग्जिस्ट करेंगी 1NF में, ठीक है। 1NF इसीलिए फ्रूटफुल नहीं माना जाता, ठीक है, क्योंकि इसमें हम प्रॉब्लम को रिमूव नहीं कर पाते। इसी तरह 2NF में भी ये चारों ही प्रॉब्लम एग्जिस्ट करेंगे, इंसर्शन एनॉमली, डिलीशन एनॉमली, अपडेशन एनॉमली और डेटा रिडंडेंसी, ठीक है। लेकिन 3NF कंप्लीटली रिमूव कर देता है किसको? इंसर्शन एनॉमली, डिलीशन एनॉमली और अपडेशन एनॉमली को। तो इसमें क्या बचती है? सिर्फ डेटा रिडंडेंसी की प्रॉब्लम बचती है, ठीक है। तो और BCNF में क्या होता है? BCNF में मैंने बताया दो चीज़ें होती हैं। एक होती है डेटा रिडंडेंसी बाय फंक्शनल डिपेंडेंसी, ये तो कंप्लीटली रिमूव हो जाती है, ठीक है। बट डेटा रिडंडेंसी बाय मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी ये रिमूव नहीं हो पाती, ठीक है। तो आपसे ये गेट में पूछ सकता है कि किस नॉर्मल फॉर्म में इंसर्शन एनॉमली, डिलीशन एनॉमली और अपडेशन एनॉमली की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है? किस में खत्म हो जाती है? 3NF में। अगर इसको हमें नोट करके लिखना हो तो हम इसको लिख सकते हैं, इफ रिलेशन इज इन 3NF, इंसर्शन एनॉमली, डिलीशन एनॉमली एंड अपडेशन एनॉमली, ठीक है। ये I का मतलब इंसर्शन एनॉमली, T का मतलब डिलीशन एनॉमली, U का मतलब अपडेशन एनॉमली, कंप्लीटली रिमूव बट डेटा रिडंडेंसी प्रॉब्लम एग्जिस्ट,
एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना। कहाँ तक? 3NF पे डेटा रिडंडेंसी की प्रॉब्लम सिर्फ बचती है, बाकी तीनों रिमूव हो जाती है। ठीक है, अच्छा एक अब नॉर्मलाइजेशन पहले पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब 1NF से स्टार्ट करते हैं। वन NF का फुल फॉर्म फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, अब 1NF की अगर हम एक डिफिनेशन देखें तो क्या होगी? लिख दूं क्या पहले? ठीक है, तो 1NF क्या है? अ रिलेशन इज सेट टू बी 1NF। ठीक है, 1NF इफ ऑल द attribute of a relation are atomic। इसका क्या मतलब है? ठीक है, इसका क्या मतलब है एक एग्जांपल से हम समझते हैं। एक रिलेशन है हमारे पास R, ठीक है, एक हमारे पास टेबल है या फिर रिलेशन बोलते हैं उसको, ABCD हमारे पास कोई डेटा है। ठीक है, इस सेल में 1 के करस्पॉन्डिंग 1 2 3 4 5 और 6, 2 के करस्पॉन्डिंग 7 8 12 13 और 9, कुछ ऐसा डेटा है हमारे पास। ठीक है, तो पहला क्या कहता है? अ रिलेशन इज सेट टू बी इन 1NF इफ ऑल द एट्रीब्यूट्स, ठीक है, ऑफ अ रिलेशंस आर एटॉमिक। एटॉमिक का मतलब क्या है कि एक सेल में सिर्फ एक ही डेटा रखा जा सकता है। बाय डिफॉल्ट जो हमारी SQL होती है ना, MySQL हो गई या फिर MS SQL बोल लो, वो कैसी होती है? एटॉमिक होती है। तो ये पॉइंट हमेशा याद रखना, बाय डिफॉल्ट our cells are atomic in nature। इसीलिए गेट में भी जो क्वेश्चन आता है ना, इस पे शायद ही आए, वरना आएगा नहीं, क्योंकि हमारे बाय डिफॉल्ट होती ही एटॉमिक है। आप ऐसा चाहो कि SQL के एक सिंगल कॉलम में 10 डेटा रख पाओ तो नहीं रख सकते। ठीक है, आप एक टाइम पे एक ही डेटा रख पाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम MySQL MS SQL में ना इमेज का पाथ स्टोर कराते हैं। अब एक सेल में सिर्फ एक ही इमेज का पाथ स्टोर हो सकता है, मल्टीपल नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। अब इसको एटॉमिक कैसे बनाएंगे? तो एटॉमिक बनाने के लिए यहाँ पे ये सेल एटॉमिक है, यहाँ पर 3 डेटा है, तो इसको स्प्लिट करना पड़ेगा। तो स्प्लिट करो, तो 1 1 4 5, एक डेटा ये बना, ये भी तो स्प्लिट होगा। दूसरा डेटा 1 1 4 6, तीसरा डेटा 1 2 4 5, फिर 1 2 4 6 1 3 4 5 1 3 4 6। तो यहाँ से कितने डेटा जनरेट हुए? तो कितने जनरेट हुए? जितने मल्टीपल कॉलम हो, देखो 3 यहाँ पर हैं, इस सेल में कितना डेटा है? 3 डेटा है। यहाँ पर कितने हैं? 2 डेटा है। इन दोनों का मल्टीप्लाई 3 2 6 रोज या फिर टपल यहाँ जनरेट हुए। ठीक है, तो इससे कितने बने? 6 बने। इससे कितने बनेंगे? 2 × 2 2 2 4 रोज यहाँ बनेंगी या फिर टपल। ठीक है, ऐसे टपल शब्द ज़्यादा यूज़ करते हैं डेटाबेस में। ठीक है, तो टोटल कितने बने अगर इनको हम एटॉमिक बनाएंगे? तो 6 4 10। हमें कितने कॉलम्स, कितने रोज चाहिए थी? 10 रोज चाहिए थी इनको रिप्रेजेंट करने के लिए। तब हम कहते हैं कि हाँ ये 1 नॉर्मल फॉर्म में होगा, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होगा। अभी ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। ये कब फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में बना? जब हमने डेटा रखा डेटा क्या रख दिया? A B C और D था। तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा? 1 1 4 5 1
1 4 6 1 2 4 5 1 2 4 6 1 3 4 5 1 3 4 6 2 7 12 9 2 7 13 9 2 8 12 9 2 8 13 9। काउंट करो कितने हो गए, 3 3 9 7 8 9 10, हाँ 3 3 6 6 3 9 9 + 1 10, ठीक है। टोटल कितने हो गए, 10 हो गए। तो वही तो हमने निकाला, 6 रोज 4 रोज और टोटल 10 रोज चाहिए थी हमें, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे कभी कोई टेबल दे और कहे ये 1 नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं, तो नहीं है, तो इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, हमें एक एटॉमिक बनाना होगा हर सेल को, तब हम कहेंगे वो 1 फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में, ठीक है। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, आप बताने इसका आंसर क्या आएगा। आप जो भी वीडियो देख रहे हो आप उस पर कमेंट क्या करो, मैं हर वीडियो में एक क्वेश्चन देता हूँ, आप उसको कमेंट क्या करो कि आंसर क्या आएगा। आपके एक भी कमेंट आते नहीं है, ठीक है। तो अगर आपके पास एक डेटा है A B C, ठीक है, ठीक है। इसका आंसर बताना कितना आएगा, ठीक है। पहले बताना it is 1 NF or not, and if it is 1 NF then find how many rows। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन का आप कमेंट करना। पहले तो बताना 1 NF में है या नहीं, अगर है तो फिर ये निकालने की जरूरत नहीं है आपको, अगर नहीं है तो फिर बताना इसमें कितनी रोज आएंगी कि ये 1 NF में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो ये था NF 1 NF, अ रिलेशन इज सेड टू बी 1 NF इफ ऑल द एट्रीब्यूट्स ऑफ अ रिलेशन आर एटॉमिक। हो सकता है आपको डायरेक्टली पूछ ले कि कितनी रोज जनरेट करेगी, तो आप एक एक तो लिखने नहीं जाओगे, तो आपको मैंने ये तरीका बताया कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे कैलकुलेट करना पड़ेगा।